आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सक्षम साक्षी है, कौन सक्षम साक्षी नहीं है। कहने का मतलब न्यायालय में कौन व्यक्ति साक्ष्य दे सकता है, न्यायालय में कौन व्यक्ति साक्ष्य नहीं दे सकता है, इसी का हम आज पता इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात आपको याद रहनी चाहिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 124, ये याद रहनी चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 124 इस बात का निर्धारण करती है कि कौन सक्षम साक्षी है और कौन सक्षम साक्षी नहीं है। तो आइए देखते हैं धारा 124 किस तरीके से निर्धारण करती है, हमारे आपके समझ में आता है कि नहीं आता है। आइए देखते हैं। धारा 124 कहती है कि सभी व्यक्ति, शब्द ध्यान रखिए, सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे। एक लाइन की बात, नो बकवास, सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे जब तक कि, अब ध्यान आपको देना है, जब तक कि न्यायालय का यह विचार नहीं है, न्यायालय का यह विचार हो क्या कि कोमल वयस, कम उम्र का होने के कारण, अतिवार्धिक अधिक उम्र का होने के कारण, शरीर या मन के किसी रोग के कारण या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वे उनसे किए गए प्रश्नों को समझने से या उन प्रश्नों के युक्तिसंगत उत्तर देने से निवारित हैं। कहने का मतलब ये है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 124 के अंतर्गत हर व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 124 कहती है कि हर व्यक्ति साक्ष्य दे सकता है न्यायालय में, लेकिन अगर वह कम उम्र का होने के कारण या अधिक उम्र का होने के कारण या किसी रोग के कारण न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों को समझ नहीं पाता, न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों को समझकर उसका उत्तर नहीं दे पाता, तो वह सक्षम साक्षी नहीं है। तो वह रहने दे न्यायालय में आना, वह न्यायालय में आकर के साक्ष्य देने का कोशिश न करे, वो प्रयास न करे। न्यायालय में साक्ष्य देने का प्रयास वही व्यक्ति करे जो न्यायालय के प्रश्नों को समझ ले और उसका युक्तिसंगत उत्तर दे दे। तो वह चाहे कम उम्र का हो, अधिक उम्र का हो, रोगी हो, कोई भी हो, वह साक्ष्य दे सकता है। सीधी सीधी बात यह है। आइए धारा 124 का विश्लेषण करते हैं तो और क्लियर होगा। देखिए, अतः यदि धारा 124 का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि सभी व्यक्ति साक्ष्य देने की क्षमता रखते हैं, परंतु कम उम्र का होने के कारण, बहुत वृद्ध होने के कारण, शारीरिक या मानसिक रोग के कारण या इसी प्रकार के अन्य कारण से न्यायालय के विचार में कोई व्यक्ति पूछे गए प्रश्नों को समझने में और उसका युक्तिसंगत उत्तर देने में समर्थ है, तो वह सक्षम साक्षी नहीं है। यही बात मैंने आपको बताया। यहाँ आपको यह भी ध्यान देना है कि न्यायालय का यह विचार होना चाहिए कोई व्यक्ति साक्ष्य देने में सक्षम है या नहीं है। समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति न्यायालय के बाहर बड़ी अच्छी तरीके से बात करता है, बड़ा इंटेलिजेंट है, लेकिन न्यायालय में आते ही वह कुंद पड़ जाता है, न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों को समझकर उसका उत्तर नहीं दे पाता है, तो वह भले ही कोर्ट के बाहर वो इंटेलिजेंट हो, बहुत समझदार हो, लेकिन वह न्यायालय में आकर उसका प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है, तो वह स्वस्थ वाला हो, अच्छा व्यवहार वाला हो, चरित्र वाला हो, अच्छा समझ वाला हो, बेकार है न्यायालय के लिए, तो वह साक्ष्य देने के लिए सक्षम नहीं है। आइए आगे लाइन पढ़ते हैं। स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति जो प्रश्नों को समझने, उसका युक्तिसंगत उत्तर देने में सक्षम है, तो वह सक्षम साक्षी होगा। और इस बात का कोई मतलब नहीं है कि वह किस आयु का है, उसकी शारीरिक या मानसिक क्षमता कैसी है। अगर वह न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों को समझ लेता है, उसका युक्तिसंगत उत्तर देता है, तो वह सक्षम है। अब अलग से जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 124 में अलग से कुछ शब्द जोड़े गए हैं, उनको भी समझ लिया जाए कि बालक होने के नाते बहुत साक्षी सक्षम है या नहीं, अधिक उम्र का, वृद्ध होने के कारण, रोगी होने के कारण है कि नहीं, तो उनके बारे में भी अलग से हम यहाँ समझ लेते हैं। तो देखिए, अब चर्चा थोड़ा कर लेते हैं बालक के बारे में, चाइल्ड विटनेस के बारे में, यानी क्या बालक साक्ष्य देने में सक्षम होता है। आइए इसका भी उत्तर जान लें। देखिए, धारा 124 में अक्षमता का एक कारण बालपन बताया गया है। बालक की क्षमता का निर्धारण भी न्यायालय प्रश्नों को पूछकर करेगा, और यदि बालक इतनी बुद्धि रखता है कि प्रश्नों को समझ सके और उसका युक्तिसंगत उत्तर दे सके, तो उसके द्वारा दिया गया साक्ष्य क्या होगा, मान्य होगा। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिए, 5 से 6 वर्ष तक के बालक भी साक्ष्य देने के लिए सक्षम माने गए हैं, परंतु 12 वर्ष से नीचे के बालक यदि साक्षी के रूप में पेश होते हैं तो उन्हें शपथ नहीं दिलाई जाती। उन्हें शपथ देने का जो एक प्रोसीजर है
उसको पूरा नहीं किया जाता। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति वृद्ध है, बीमार है, पागल व्यक्ति है, यानी तो अब वह साक्ष्य देने के लिए सक्षम है कि नहीं है, इसको जान लेते हैं। देखिए, कभी कभी बहुत वृद्ध हो जाने के कारण भी व्यक्ति की समझ कम हो जाती है, और यदि न्यायालय पाता है कि अतिवृद्ध हो जाने के कारण साक्षी प्रश्नों को समझने, उसका युक्त संगत उत्तर देने में समर्थ है, तो उसका साक्ष्य नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार शारीरिक या मानसिक रोग के कारण भी कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों को समझकर उसका उत्तर नहीं दे पाता है, तो सक्षम साक्षी नहीं होगा। परंतु ऐसे सभी मामलों में क्षमता परखने की कसौटी एक ही है, और वह है प्रश्नों को समझने और उसका युक्त संगत उत्तर देने की समझ और क्षमता। अब जहाँ तक पागल व्यक्ति का सवाल है, पागल व्यक्ति के बारे में तो धारा 124 के स्पष्टीकरण में ही कहा गया है कि कोई पागल व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम नहीं है, यानी वह साक्ष्य देने के लिए अक्षम है, जब तक कि वह अपने पागलपन के कारण उससे किए गए प्रश्नों को समझने से या उसका युक्ति संगत उत्तर देने से निवारित न हो। कहने का मतलब, अगर कोई पागल आता है, कोई बाहर व्यक्ति पागल है लेकिन न्यायालय के पास आता है, न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों को उत्तर को समझ लेता है, उसका युक्ति संगत उत्तर देता है, तो भले ही दुनिया की नज़र में पागल हो, न्यायालय उसको सक्षम साक्षी मानेगी। अब आइए देखते हैं, एक होता है डम्ब विटनेस, मूक साक्षी। इसके बारे में हमारे साक्ष्य अधिनियम में क्या प्रावधान है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति बोलने में असमर्थ है तो इतने मात्र से वह साक्ष्य देने में अक्षम नहीं हो जाता। कोई व्यक्ति असमर्थ रोग के कारण हो सकता है, मौन व्रत लेने के कारण हो सकता है, जन्मजात गूंगा हो सकता है। मूक व्यक्ति मूर्ख नहीं माना जाता, और उसके द्वारा दिया गया साक्ष्य भी क्या होता है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 125 के अनुसार मान्य होगा। धारा 125 के अनुसार वह साक्षी जो बोलने में असमर्थ है, अपना साक्ष्य किसी अन्य प्रकार से जिससे वह उससे बोधगम्य बना सकता हो, लिख करके या संकेतों के द्वारा दे सकता है। यानी अगर कोई मूक साक्षी है, जो है डम साक्षी है, तो वह संकेतों के द्वारा या लिख करके न्यायालय को अपना साक्ष्य दे सकता है। लेकिन ध्यान देना है क्या, किंतु ऐसा लेख या संकेत खुले न्यायालय में लिखने होंगे या खुले न्यायालय में करने होंगे। अगर लिख रहा है तो न्यायालय के सामने लिखना होगा, जज के सामने लिखना होगा। संकेत कर रहा है अपना साक्ष्य समझाने के लिए, तो उसे खुले न्यायालय में और न्यायाधीश के सामने संकेत करना होगा। ये होती है मूक साक्षी के साक्ष्य के अभिलेखन की रीति। तो अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि बालक हो, अतिवृद्ध हो, बीमार व्यक्ति हो, पागल व्यक्ति हो, सबके साक्षी सक्षमता के मूल्यांकन का एक ही तरीका है, वह है प्रश्न समझने और उसका युक्त संगत उत्तर देने की क्षमता। यदि ऐसी सक्षमता विद्यमान है तो साक्षी सक्षम माना जाएगा, और इसके अभाव में साक्षी अक्षम माना जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, लाइक करना न भूले वीडियो को। नमस्कार।